के लिए लॉयड को बुलाने आती है, लेकिन रूम के अंदर लॉयड उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। और भी सुनिए, क्या हाल है? उसकी आवाज सुनकर रेन डर जाती है और लॉयड बताता है कि वो अपने प्रेजेंस को उसके सिखाए हुए मानव ब्लॉक टेक्निक से छुपा पाया था। वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इस स्किल को सीखने में उसे 1 साल लग गए थे। और वो कहती है कि लॉयड बहुत अमेजिंग है, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो उसकी मेड है और हड़बड़ाते हुए उससे कहती है कि मास्टर कमाल के हैं, यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए तो काफी समय हो गया, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। रेन कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा समय लगेगा, सिल्फा उसे सारी चीजें सिखा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे सही तौर तरीके सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। जब आसपास कोई ना हो तो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कैजुअल तरीके से बात करने के लिए रेन की खटिया खड़ी करने लगती है। इसके बाद हम सिविलियंस को देखते हैं जो कि डीमंस की मचाई हुई तबाही को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड गालालेओ के जालों पर उछल रहा है। वहीं लॉयड के फादर ने लॉर्डस का गवर्नर चुनने की उसे पावर दी थी और उसने गालालेओ को चुना है। इसके बाद वहाँ बेबीलोन आता है और कहता है कि डीमन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी, तो सारी चीजों को रिपेयर करने में समय लगेगा। अब मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मैं इसकी हालत दोबारा वैसी नहीं होने दूंगा, पर डीमन से बचने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अगर तुम एक डिमोनिक राय सुनना चाहो तो मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रिम एक डीमन है, तो ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था वो बस एक बकरी है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? कौन सी बकरी में ताकत होती है? लपट झंडू से। सुन मेरी बात, डिवाइन सोर्सरी इस तरह का मैजिक है जिसे सिर्फ चर्च के प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं और वो इविल को डिस्पेल करने के लिए गॉड की होली पावर का यूज करते हैं। लेकिन तालिया और क्रो को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी क्योंकि वो भगवान में मानते ही नहीं। तो लगता है तुम्हें अब भगवान को मानना शुरू कर देना चाहिए। चलो चर्च को ज्वाइन करो जाके। लेकिन चर्च का नाम सुन के लॉयड के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि वो कभी बाद में चर्च जाएंगे। ये सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्रिम उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था। असल में मैं पहले चर्च का मेंबर था, पर मेरी कुछ हरकतों की वजह से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो अब भी डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता था, तो फिर से चर्च को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। लॉयड चर्च के पास पहुंच जाता है। एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत बताती है कि उसे सिल्फा की जगह यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो काम में काफी ज्यादा बिजी है और वो उसके साथ और समय भी बिताना चाहती थी। वो ये बोलते बोलते इतना शर्मा जाती है कि अचानक से जाकर शीरो को हक कर लेती है। वहीं अगर वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहते हैं तो उन्हें चर्च के काफी ज्यादा काम करने पड़ेंगे। इसके बाद वो सब लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले तो लॉयड की प्यारी शक्ल देखकर वो उससे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि वो है कौन, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तुमने जो 2 साल पहले यहाँ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, तुम राक्षस हो राक्षस। लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा कर क्या दिया? तभी वहाँ पर एशर नाम की लड़की आती है जो कि लॉयड को देखकर बहुत खुश थी और कहती है कि उस बात को तो काफी टाइम हो चुका है और भगवान तो सबको माफ करते हैं और बाकी की सिस्टर्स भी लॉयड से अब गुस्सा नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, मैं इस शैतानी औलाद को कभी माफ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर शीरो पे जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो वो लॉयड को मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो जाके सीधा शीरो को गले लगा लेता है। जिसके बाद वो लॉयड और उसके साथियों से कहता है कि वो अपने काम करना शुरू कर दें, लेकिन लॉयड बड़ी ही जल्दी काम से बोर हो जाता है और वो एक वेस को तोड़ देता है। लेकिन बिना उसका कुछ किए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और वो ये देखकर खुश थी कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था और एशर कहती है कि वो फादर से माफी मांगने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो साथ में मिलकर सभी टुकड़ों को उठाते हैं और लॉयड उन्हें फेंकने के लिए चला जाता है। रेन एशर से पूछती है कि लॉयड इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन एशर उसे बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही है। मैजिक के अलावा उसे किसी चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जानती है कि चर्च को लॉयड ने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता है। जब 2 साल पहले वो चर्च में आया था तब भी वो चीजों को तोड़ता ही रहता था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लॉयड एक वेस को तोड़ देता है और एशर ये देखकर खुश थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे उसके साथ थोड़ा और सख्त होना चाहिए, तो वो उसे हल्की सी डांट लगा देती है। लेकिन लॉयड कहता है कि इतना काफी नहीं है, इसकी जगह उसे डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन एशर उसे बताती है कि डिवाइन सॉर्सरी का यूज सिर्फ इविल से लड़ने के लिए करना चाहिए और उससे पूछती है कि क्या वो साथ में गाना गाना चाहेगा। लेकिन लॉयड सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद चर्च के अंदर एक डीमन आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। और तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, इस डीमन को लॉयड ने समन किया था क्योंकि वो चाहता है कि एशर डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस डीमन को हरा दे। तभी एशर लॉयड को बचा लेती है, लेकिन इस दौरान उसके सर में चोट लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। इसकी वजह से लॉयड को बुरा लगने लगता है और डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद लॉयड ने सारी चीजें कन्फेस कर ली थी जिसकी वजह से
सभी लोग उसे शैतान की औलाद बुलाने लगे थे और उसे चर्च से परमानेंटली बैन कर दिया गया। लेकिन एशर जानती है कि लॉयड दिल का बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत समय बिताया है और वो उसे अपने साथ गाना गाने के लिए इनवाइट करना चाहती है। दूसरी तरफ लॉयड फादर के फेवरेट वेस्ट के टुकड़े को कचरे के डब्बे में डाल देता है। तभी उसकी नजर उसकी बहन सारिया पर जाती है जिसे 2 सड़क छाप गुंडे परेशान कर रहे थे और वो उसकी कुटाई करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी सारिया उनसे पूछती है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें बस तबला पीटना आता है और वो भी सिर्फ मुक्कों से, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के सारिया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। बेबीलोन लॉयड से उसकी बहन के बारे में पूछता है। लॉयड बताता है कि वो म्यूजिकल प्रोडिजी है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से बजा सकती है, लेकिन म्यूजिक के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तो उन दोनों की ज्यादा बातें नहीं होती। तभी वो गुंडा सारिया को हवा में उठा लेता है और कहता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजा सकता है और वो है लड़कियां। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो गुंडा उसी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जिस तरह की वो आवाजें निकाल रही थी वो सारिया को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब देख के फादर को लगने लगता है कि उनके रिसाइटल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन लॉयड को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो बेबीलोन उसे बताता है कि सारिया और एशर साथ में परफॉर्म करने वाले हैं और उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो भी उन्हें सुनता है वो उन्हें हील कर देता है। ग्रिम को लगता है कि शायद यही डिवाइन सॉर्सरी है और वो उसे कैंसिल होने नहीं दे सकता था। तो वो रन से कहता है कि वो उन गुंडों को ठिकाने लगा दे। वहीं वो गुंडा अभी तक उन लड़कियों से अलग अलग आवाजें निकालने की तैयारियां कर रहा था। तभी रन अपनी माना फोकस टेक्निक का यूज करती है और अपनी पावर से वहां पर ज्यादातर लोगों को सुला देती है। ये देखकर ग्रिम और लॉयड उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि माना फोकस की वजह से अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रही है और साथ ही अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो अपने पॉइजन को बेहोश करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन जब वो उसकी तारीफ कर रहा था वो दोनों गुंडे उठ पड़ते हैं और रन उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उन दोनों को बेहोश नहीं कर पाई। वो दोनों लॉयड के ऊपर अटैक करने जाते हैं लेकिन वो जेड की टेक्निक का यूज करके उन दोनों को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसे नहीं पता कि उन दोनों को उसने कहां पर भेज दिया है। जब फादर को होश आता है लॉयड उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने उन गुंडों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बेबीलोन के डर के मारे हालत खराब हो रखी है। ये तो नन्हा मुन्ना सा बालक है, जेड की टेक्निक अभी कुछ समय पहले ही देखी थी इसने और यूज भी कर रहा है उसे। तभी सारिया लॉयड को काफी गौर से देखने लगती है और कुछ सेकंड्स देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो है कौन, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने छोटे भाई का नाम भूल चुकी थी। एशर बताती है कि सारिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कि म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। भाई क्या खानदान है, सबके सब एक से एक नमूने हैं। एशर कहती है कि लॉयड गा सकता है तो उसे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन सारिया को लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देगा क्योंकि उसने जरा भी प्रैक्टिस नहीं की थी और वो उससे कहती है कि वो उनके रिसाइटल को गौर से देखे। शायद वो रिचुअल के साथ डिवाइन सॉर्सरी यूज करने वाले हैं। मेज माना सिग्नेचर का यूज करके अलग अलग चीजें बनाते हैं, पर वो रिचुअल के जरिए भी सेम चीजें कर सकते हैं जैसे नाच कर या फिर गाकर। उसी वक्त लॉयड और बेबीलोन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं और अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। फादर सभी को वाइन दे रहे थे और एशर और सारिया अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की लग रही थी और ये देखकर ग्रिम समझ जाता है कि वो लोग डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर रहे हैं। तो वो लॉयड को उसकी तलवार दे देता है जिसकी मदद से वो मैजिक पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और अब वो उसके माना सिग्नेचर को देख पा रहा था। लॉयड ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे लगता है कि ये माना पार्टिकल्स सभी को हील कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रिम, इससे तुम्हें नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, इस मैजिक स्पेल की कास्टर एशर है और उसमें इतना माना नहीं है जो कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। मैं माना सिग्नेचर को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। शायद ये कोई गॉड का सर्वेंट है। मैं जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसके पास टेलीपोर्ट हो रहा था जो कि उसे कब से देख रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जाते जाते वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ बादल ही बादल थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ पर, तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें एक एंजल दिखती है जिसका नाम जिरल था और वो एक टेंपल के ऊपर बैठी हुई थी। यही तो है जो कि मुझे देख रहा था। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि वो असल में उन दोनों लड़कियों को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था क्योंकि वो उन दोनों का बहुत बड़ा फैन है और वो सिर्फ उनके पसीने की खुशबू सूंघने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में जाने को तैयार है। भाई क्या बना दिया इसे। लॉयड उसके ऊपर बादल फेंकने लगता है जो देख के जिरल उसके ऊपर भड़क जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन यहाँ पर कर क्या रहा है क्योंकि एक डायमेंशनल दीवार ह्यूमंस की दुनिया और पैराडाइज को अलग रखती है। लॉयड उससे कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन एंजल को लग रहा था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उन सबका दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके पैरों को चूम सकते हैं। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो बकवास बंद करे और चुपचाप उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि वो एशर और सारिया के साथ क्या क्या करने की बातें कर रहा था। लेकिन जिरल कहता है कि वो जिसे चाहे बता सकता है,
उस जैसे टिंगू डीमन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिरेल कहता है कि वो डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इसके लायक हैं, और उन दोनों को यहाँ से दफा होने को कहता है, लेकिन लॉयड जाने से मना कर देता है। तो जिरेल अपने लक्स स्पेल का यूज करके डिवाइन स्वॉर्ड्स को समन करता है और उनसे लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड अपने बैरियर मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन रन से पूछता है कि जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था। रन कहती है कि उसने महसूस किया था कि कोई उसे घूर रहा है। बेबीलोन कहता है कि उसने कुछ और सेंस किया था और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम वापस से उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जहां लॉयड जिरियल के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था और कहता है कि डिवाइन सॉर्सरी काफी मजेदार है क्योंकि उसकी तलवारें स्टील जितनी मजबूत हैं और वो उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैजिक नहीं बल्कि असली ऑब्जेक्ट जैसी हैं। तो वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को दे देता है। उसे लगता है कि लक्सस तलवारें माना से बनी है और वो देखना चाहता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो वो हवा में कूद जाता है और जिरेल के ऊपर 4 बड़े बड़े मैजिक बॉल से अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर जिरेल की भी फट जाती है और वो ये देखकर हैरान था कि उसने रेल्म की दीवार में 4 छेद कर दिए हैं। तभी अचानक से लॉयड उसके पीछे आ जाता है। तुम अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो यार? वो लॉयड के ऊपर तलवार घुमाता है और कहता है कि उसके लक्सेस इनविंसिबल हैं, लेकिन वो उसके तुच्छ मैजिक से अपने लक्सेस को टच नहीं होने देना चाहता और इसीलिए उसने उसके अटैक को डॉज किया था। वहीं उसे लग रहा था कि लॉयड उससे डर के भाग चुका है, लेकिन वो तो टेंपल पर जाकर खड़ा हो रखा था और कहता है कि वो लक्स की मजबूती को चेक करना चाहता है। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे अटैक्स छू भी नहीं पाएंगे, मैं सबको डॉज कर लूंगा। तो लॉयड जेड की टेक्निक का यूज करके जिरियल के चारों तरफ पोर्टल्स बना देता है और एक ही बार चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिरियल किसी तरह उसके अटैक से बचकर निकल जाता है। उसने इस अटैक को भी डॉज कर लिया, लगता है मुझे कोई और तिकड़म लगानी पड़ेगी। जब गुस्सर में इस टेक्निक को यूज कर रहा था वो वैसे ही इतना खतरनाक था, लेकिन लॉयड के हाथों में पता नहीं क्या होगा इसका। लॉयड, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो मर जाएगा। कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो ग्रिम? याद है उसने कहा था उसका लक्ष्य इनविंसिबल है, इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद लॉयड एक पोर्टल बनाकर जिरेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिरेल, प्रिंस लॉयड तुम्हें नहीं मारना चाहते तो बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरेल फिर से कहता है कि उसका लक्ष्य इनविंसिबल है और वो कभी उसे हिट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, अटैक करने से पहले मुझे टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करना पड़ रहा है, इसलिए वो हर बार डॉज कर पा रहा है। जिरेल कहता है कि उसने लॉयड की सारी ट्रिक्स देख ली हैं और अब वो लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। ये देख के ग्रिम को फिक्र होने लगती है, लॉयड की नहीं जिरेल की। और जब जिरेल लॉयड को हिट करने वाला था उसी वक्त लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिरेल उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डिफेंस टूट जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, हथियार डाल दो। लेकिन जिरेल हार नहीं मानता और कहता है कि उसके लक्ष्य टूट भले ही गए हों, लेकिन वो इन्फिनाइट हैं और वो जितनी मर्जी बार उन्हें रिपेयर कर सकता है। ये सुन के लॉयड और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और जानना चाहता है कि वो कितनी बार उसे रिपेयर कर सकता है और वो फिर से जिरेल के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन लॉयड के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लॉयड देखता है कि जिरेल ट्रांसपेरेंट हो रखा था और ग्रेम उसे बताता है कि ऐसे बींग्स माना से बने होते हैं, तो सारा माना खत्म होने की वजह से वो ऐसा हो गया है। चलो, मुझे ये तो पता लग गया कि वो ना ही इनविंसिबल है ना ही इन्फिनाइट, लेकिन माना से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिरेल सोचता है कि क्योंकि वो तो मरने वाला है अब लॉयड डिवाइन सॉर्सरी नहीं सीख पाएगा, लेकिन तभी लॉयड उसमें अपना माना ट्रांसफर करने लगता है और कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन असल में उसने कुछ ज्यादा ही माना दे दिया था क्योंकि अब वो फूला हुआ भटूरा लगने लगा है। वहीं जिरेल को लॉयड की पावर्स इंटरेस्टिंग लगती है और वो किसी तरह उन्हें छीनना चाहता है। मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता हूँ, पर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन असल में वो उसे पोजेस करना चाहता है ताकि वो अर्थ पर जाकर उन दोनों कुड़ियों से मिल सके। वो अपने स्पेल से लॉयड की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो लॉयड का हाथ बन चुका है। ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, लॉयड के पास तुमसे ज्यादा माना है तो उल्टा उसने तुझे ऑब्जॉर्व कर लिया, गधे। लॉयड उससे पूछता है कि क्या पैक्ट पूरा हो चुका है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई डिवाइन सॉर्सरी यूज करना चाहता है तो एक एंजल को कास्टर की सोल के ऊपर माना सिग्नेचर बनाना होता है और क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका है वो अब डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकता है और लॉयड को लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। वहीं ग्रिम सोचने लगता है कि अब लॉयड के पास इतनी ताकत है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों पर राज कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है, लेकिन उसने डिवाइन सॉर्सरी कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख ली। इसके बाद लॉयड लक्सा स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करने लगता है और जिरेल उसे बताता है कि उसकी फॉर्म यूजर के ऊपर डिपेंड करती है और उसे सबसे पहले तलवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉयड स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और अब क्योंकि जिरेल उसके साथ जुड़ चुका था वो सेंस कर पाता है कि लॉयड बिल्कुल प्योर और इनोसेंट है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिससे वो काफी साल पहले मिला था। लेकिन जब लॉयड स्पेल को कास्ट करना खत्म करता है उसने एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना दिया था जो कि रेल्म को डिस्ट्रॉय करने लगता
लगता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। प्रिंस लॉयड, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। रुक जाऊं, पर अभी तो ये बंदी पूरी भी नहीं हुई। और जेरल को समझ आता है कि उसका लक्सा इतना अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका माना पूल बहुत ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी भी अलग है और वो मॉन्स्टर का लुक बिल्कुल एक आर्कएंजल के पंख जैसा था। अब पागल आदमी, ये समय इम्प्रेस होने का नहीं है, हमें किसी तरह इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि गार्डन में जाता है और वहाँ से उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे डिवाइन सॉर्सरी के बारे में क्लू मिल जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है। क्या तुम यहाँ पर गुम हो गए हो? तुम्हें चर्च के अंदर वापस चले जाना चाहिए। बेबीलोन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो बंदा कहता है कि वो एक पेस्टर है। पेस्टर बेसिकली किसी चर्च का लीडर होता है, लेकिन बेबीलोन को उसके ऊपर ये कि उसने चर्च का कोई भी सिंबल नहीं पहना हुआ था। अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मैं पहनना भूल गया। ये देखो, ये मेरे पास ही है। तभी वहाँ पर शीरो के साथ रहना जाती है जो कि जब उस बंदे को देखता है वो उसके ऊपर गुर्राने लगता है। आपकी रोजरी थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? क्योंकि अगर आप चर्च के इतने समय से मेंबर हैं तो ये इतनी साफ तो नहीं होनी चाहिए थी। ये सुन के वो बंदा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे लॉयड टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बंदा लॉयड से भी लड़ने के लिए खड़ा था, लेकिन लॉयड उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन जब जिरेल उस बंदे को देखता है ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता है। इसके बाद वो एशर के पास जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि वेदर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। वहीं अपने दोनों स्टार्स को अपने सामने देखकर जिरेल पगला रखा है। इसके बाद बेबीलोन एशर से उस गार्डन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वहीं पर मरे हुए पेट्स को दफनाया जाता है। क्या इसी वजह से वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी? लेकिन फिर भी वो बंदा कौन था? अरे हाँ फादर अंकल, मैं चर्च से जा रहा हूँ, मुझे भी इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लॉयड जो चाहता था वो उसे मिल चुका है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने रोजरी को और गंदा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपना ओरिजिनल खोने के बाद ये उसे नया मिला है। तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आने लगता है। फिक्र मत करो, उन लोगों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जिस दिन का हमें इंतजार था वो जल्द ही आने वाला है। इसके बाद